नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कहीं आपकी रसोई में राहु, केतु या शनि छिपकर तो नहीं बैठे? समय रहते ही जान लें रसोई के अशुभ संकेत। कोरोना काल में देखें कालचक्र स्पेशल। जी हाँ, किसी भी घर की किचन पूरे परिवार का केंद्र होती है। किचन का वास्तु और किचन में रखी चीजों का हमारे जीवन और भाग्य से बहुत गहरा नाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि किचन में रखी छोटी से छोटी चीज आपको ग्रहों के कुचक्र में फंसा सकती है, आपकी सुख शांति छीन सकती है, आपको अर्श से फर्श पर ला सकती है और आपके लिए हर वक्त परेशानी बढ़ा सकती है। इसलिए अपनी किचन में चीजों को सही ढंग से रखें और सही तरह से इस्तेमाल में लाएं, जिससे आपको बरकत मिले, खुशियां मिले, सफलता मिले और ग्रहों की काली छाया आपके परिवार पर कभी ना पड़ पाए। तो चलिए किचन से जुड़ी अपनी चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनके किचन में आए दिन मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। ऐसी मुश्किलों की वजह क्या कोई ग्रह है, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, किचन में रखी चीजों का क्या कनेक्शन होता है हमारे स्वास्थ्य से, हमारे घर में आने वाली खुशियों से, या फिर अगर बुरी नजर से? इसके बारे में दर्शकों को बताइए सबसे पहले। किचन से वो संबंध है जो संबंध एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए श्वास का है। कहते हैं कि पेट न होता तो भेंट न होता, और उस पेट की पूजा करने के लिए वही एक स्थान रसोई है जहां से उसको सप्लाई मिलती है। और रसोई हर समय ज्योतिष शास्त्र के आधार पर हम लोग बताते हैं कि आप अपने साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में, जो आपके घर का दक्षिण पूर्व का कोना हो, वहां अपनी रसोई बनाएं। और रसोई ऐसी जगह बनाएं जहां नॉर्थ ईस्ट में पानी का सिंक लग सके, जहां साउथ ईस्ट के कोने में आपका गैस सिलेंडर रह सके, जहां वेस्ट साइड में आपकी फ्रिज रह सके। इस तरह से अगर रसोई की आप परिकल्पना करके और रसोई बनाते हैं तो निसंदेह रूप से उस घर में निवास करने वाले लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन मस्तिष्क अच्छा रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बुध ग्रह और चंद्रमा ग्रह, इनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो उनकी रसोई या घर में अक्सर कीड़े आते रहते हैं। जरा गौर करके देखिएगा कि कहीं आपके घर में आए दिन कॉकरोच तो नहीं दौड़ते हैं? कहीं आपके घर में सिंक के नीचे जहां पानी जमा होता है वहां सफेद सफेद छोटे छोटे कीड़े तो नहीं दिखाई देते हैं? अगर हां तो कुंडली दिखवा लीजिए, चंद्रमा और बुध आपकी कुंडली में खराब होगा। परिवार की महिलाओं का, ऐसे परिवार में परिवार की महिलाओं के सेहत पर इसका बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है। जब घर में या सूर्य की दिशा आपके लिए सही ना हो, माने पूर्व दिशा आपके लिए सही ना हो, तो घर की रसोई में रखा हुआ कोई भी ताजा सामान सड़ सकता है। देखिए, अगर ईशान कोण में पूजा स्थान बनाया जाता है तो अग्नि कोण में रसोई क्यों? प्रश्न ये उठता है। उत्तर इसका यह है कि सूर्य देव उदयाचल पर्वत से नॉर्थ ईस्ट से अपना प्रकाश देना शुरू करते हैं भारतवर्ष में, और ये प्रकाश 1 से 1.5 घंटे तक बना रहता है। उसके बाद वो धीरे धीरे ऐसा लगता है कि जैसे सूरज चल रहा है, लेकिन सूरज कहाँ चलता है? वो तो पृथ्वी चल रही है। तो धीरे धीरे वही सूर्य की रोशनी अग्निकोण की जगह में आ जाती है, और अग्निकोण में जब सूर्य की किरणें प्रवेश करती हैं तो वहाँ रसोई में किसी प्रकार का फंगस, किसी प्रकार की बैक्टीरिया, किसी प्रकार का विषाणु कीटाणु सब सूर्य की रोशनी से समाप्त हो जाते हैं। इसलिए साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में ही हर समय किचन बनाने के लिए, भोजनालय बनाने के लिए विधान शास्त्रों में किया गया है। ये ऐसे ही नहीं है कि जो चाहे वो लिख दिए, कुछ उसका कारण है जिसके कारण ऐसा किया गया है। और जानते हैं, जिस घर में कीड़े दिखाई दें, कॉकरोच दिखाई दें, छिपकलियां किचन के ऊपर घूमती हों, विश्वास करिए ऐसे घर में रहने वाले जितने लोग होते हैं उतनी बुद्धि, और बिना कलह के तो कभी रोटी खा ही नहीं सकते। कलह का वातावरण जरूर होगा, माँ बेटी में नहीं बनेगी, बाप बेटे में नहीं बनेगा, ये सब स्थितियां बिना किसी कमी के होंगी। तो जब घर की रसोई में आए दिन कुछ न कुछ टूटना शुरू हो जाए,
और उपकरण खराब होने शुरू हो जाएं। जैसे आपका मिक्सर ग्राइंडर है, वो इतना तेज चिल्लाए कि पूरा मोहल्ला जान जाए। आपने ओवन मशीन रखी हुई है, वो आए दिन खराब रहती है। आपने चिमनी लगवाई हुई है, ज़्यादा दिनों काम नहीं करती है। आपने एग्जॉस्ट फैन लगाया है, बार बार वो जलता है। आपकी फ्रिज बार बार खराब होती है। तब आप समझ लीजिएगा कि मंगल और शनि दोनों की स्थिति आपके जन्म कुंडली में अच्छी नहीं है। इससे रिश्तों में दरार आनी शुरू हो जाती है। जब आपका राशन जल्दी जल्दी खत्म होने लगे, तो घर में राशन की बर्बादी होने लगे, तब समझ लीजिएगा कि आपके परिवार पर पितर दोष की छाया है। जानते हैं, पितर दोष की छाया के लिए कहीं न कहीं हम और आप भी जिम्मेदार हैं। कैसे? आपने कभी किसी को पिंडदान करते देखा है? नहीं देखा होगा। और अगर देखा होगा तो जवाब यह है, पिंडदान में जौ के आटा, चावल के आटा और काले तिल के आटे से पिंड बनाया जाता है। और वो पिंड भगवान विष्णु को, भगवान शिव को और ब्रह्मदेव को निवेदित किया जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को। तो ये जब पिंडदान किया जाता है तो हमारे पितरों को इससे मुक्ति मिलती है। तो अब कुछ दिनों से, जब से लोगों के घर में फ्रिज आई है, तो एक नया सिस्टम है कि आटा गूंथ लेंगे और थोड़े से आटे का यूज कर लेंगे, फिर जो बचा आटा होगा उसको फ्रिज में रख देंगे और दूसरे दिन उसी आटे का फिर उपयोग करेंगे। अरे भाई, जब गूथा हुआ आटा साफ सुथरा आप किचन में रख रहे हैं, तो अगर पितर दोष है आपके यहाँ, तो क्या पितर उस आटे पर अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगे? मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, पितरों की उस पर निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा आएगी और उसी को जब आप दूसरे दिन रोटी बनाकर खाएंगे तो आपका भविष्य निश्चित रूप से प्रभावित होगा। तो मैं तो इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने सभी दर्शकों से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, जितना आटे की जरूरत है उतना ही आटा गूंथिए। फ्रिज में अगर आपने आटा रखना शुरू किया है तो कहीं न कहीं से ये आप एक अनर्थ को निमंत्रण दे रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया किचन की बात। अब किचन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है चकला और बेलन। चकला और बेलन इस्तेमाल करने के बाद हर समय उसको धोना चाहिए। क्या आप चकला बेलन को किचन में हमेशा खड़ा करके रखते हैं? तो आप चकला बेलन से कैसे भाग्य प्रभावित होता है, इस पर भी मैं अपने विचार आपको रखूंगा। घर में रखे चकला और बेलन पर शायद ही किसी का ध्यान जाता हो, लेकिन यही चकला बेलन आपको बीमार कर सकता है और धन की हानि भी कर सकता है। कैसे? आइए इस बारे में जानते हैं। पंडित जी, अब ये बताइए कि चकला और बेलन, इसका क्या कनेक्शन है हमारी किस्मत के साथ और क्या तरीका है सही इस्तेमाल करने का? बहुत सही पूजा। देखो, लोग सोच रहे होंगे कि पंडित जी क्या क्या बात करते हैं। देखिए, आपके पूर्वज जो बताते थे, अब आप छोटी सी फैमिली लेकर के शहरों में रह रहे हैं। अब आपकी सास, आपकी दादी सास, आपके मतलब दादा बताने के लिए नहीं है कि ये तुम गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। तो कार्यक्रम के माध्यम से ही अपनी पुरानी बातों को आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करता हूं। देखो, चकला और बेलन ये दोनों राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब भी आप चकला बेलन का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हर बार साफ करके ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। वास्तु के अनुसार अगर आप कभी कभी चकला बेलन साफ करते हैं तो इससे रोग और धनहानि होती है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि रोजाना चकला बेलन जरूर धोना चाहिए। इससे आपके घर परिवार में निरोगी काया सबकी बनी रहेगी और लोग प्रसन्न रहेंगे। रोटी बनाते समय जब भी चकले से आवाज आती है, कुछ लोग जब रोटी चकले पर बेलना शुरू करते हैं, खट 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 की आवाज आती है। जो चकले के 3 पैर होते हैं, कभी एक उठता है, कभी एक गिरता है, कभी एक उठता है, कभी एक गिरता है, आवाज आती है। ये आवाज शुभ नहीं है, ये अशुभ संकेत है, ये गलत सिग्नल है। इससे धनहानि होती है और धनहानि के साथ साथ सम्मान भी प्रभावित होता है। आज ध्यान दीजिएगा रोटी बनाते समय कि कहीं आपका चकला आवाज तो नहीं करता है। और आपके चकले से अगर रोटी बनाते समय आवाज आ रही है तो इसको आप बंद करिएगा।
कैसे बंद करेंगे? चकला अगर नहीं बदल सकते हैं तो बंद कैसे करेंगे? तो तीनों पाए जो उसके होते हैं उसमें देखिए कि किस तरफ ये लुढ़क रहा है। जहां लुढ़क रहा हो उसके नीचे थोड़ा सा कागज लपेट करके लगा दीजिए, जिससे उसकी आवाज आना बंद हो जाए। चकला बेलन हमेशा खड़ा करके रखना चाहिए जब उसका इस्तेमाल नहीं करना है, और कभी भी किसी भी बर्तन पर या किसी जगह चकले और बेलन को लेटा कर नहीं रखना चाहिए। ये बात भी समझ लीजिए। चकले और बेलन को अगर आप लेटा करके रखते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे लोग, एक तो राशन के जहाज होते हैं, बहुत ज़्यादा भोजन करते हैं, दूसरी बात असंतोष बहुत ज़्यादा मन में रहता है। तो किस दिन चकला बेलन खरीदना चाहिए और किस तरह का चकला बेलन आपको किचन में रखना चाहिए, इस सब मैं विस्तार से आपसे चर्चा करने वाला हूं। आप हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, रितेश महाराजगंज से। बहुत स्वागत है रितेश जी आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ, हेलो पंडित जी, प्रणाम। सदा सुखी रहो रितेश जी। हाँ, मेरा नाम रितेश कुमार पांडे है सर जी। मेरा जन्म 20 अप्रैल 1983 को रात 10:28 में महाराजगंज यूपी में हुआ है सर। जी जी। हैं? तो सर अभी तक हम कुछ काम धाम नहीं करते हैं सर। ऐसा है, कुछ रोजगार के क्षेत्र में बताइए जिससे हमारा भविष्य उज्जवल हो सके। देखो रितेश सर, बेटा, LLB बहुत देर हो गई कीजिए। है। आपका 37 साल पूरा हो गया और 37 साल उम्र का आधा कालखंड व्यतीत हो गया और आपने अभी तक कुछ किया नहीं है। अब आपको 1 मिनट भी विलंब नहीं करना चाहिए और कुछ करना चाहिए। अगर आप सरकारी नौकरी के इंतजार में हैं तो मैं मना नहीं करूंगा, आप उसके इंतजार में रहिए, लेकिन आपको जो करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको तत्काल पानी का व्यवसाय शुरू कर देना चाहिए, मिनरल वाटर का व्यवसाय शुरू कर देना चाहिए, और आपके गमन स्थान का स्वामी बुध है, आपको पश्चिम दिशा की यात्रा करनी चाहिए महाराजगंज से। और जिस दिन घर छोड़ करके आप पश्चिम दिशा की यात्रा करेंगे उसके बाद आपका भाग्योदय होना शुरू हो जाएगा। तो आप ऐसा जरूर करें। और अगर आप पानी का व्यवसाय नहीं कर सकते हैं तो आपको मेडिकल स्टोर का व्यवसाय करना चाहिए, या फिर किसी प्रकार के केमिकल का भी व्यवसाय करना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप नित्य दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का सुबह शाम पाठ जरूर करें। तो किस दिन चकला बेलन खरीदना आपकी सेहत के लिए घातक साबित हो सकता है? किस तरह का चकला बेलन आपको निरोगी बना सकता है? साथ ही किचन में चकला बेलन को गंदा छोड़ना आपको कौन सा नुकसान पहुंचा सकता है? आइए जानते हैं। पंडित जी इस बारे में बताइए। और साथ ही एक और चीज जो मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी कि कुछ लोग चकले का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो किचन की स्लैब पर ही बेलन से रोटियां बनाते हैं, क्या ये सही है? ये इधर भी चलन में आया है। पूजा जो तुम कह रहे हो ना, ये प्रैक्टिकल बात कह रहे हो। इधर भी चलन में आया है कि खड़ी होकर के महिलाएं और अपने प्लेटफार्म पर किचन के और उसी पे रोटी बना लेती हैं। ये अभी चलन में आया है, पहले ऐसा नहीं था। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये उचित नहीं है। फर्श पर रोटियां बनाना ये उचित नहीं है। हर दिन आप चकला बेलन के लिए अगर खरीद रहे हैं तो ये हर दिन उसके लिए शुभ नहीं है। अगर आप स्टील या लोहे का चकला खरीद रहे हैं तो शनिवार को कभी भूल करके न खरीदें। पंचक जब लगा हो, धनिष्ठा, सद्भिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, ये 5 नक्षत्र जब हों तब आपको नहीं खरीदना चाहिए। मंगलवार और शनिवार को लकड़ी से बना हुआ चकला बेलन भूल करके भी नहीं खरीदना चाहिए। चकला बेलन खरीदने का सबसे शुभ दिन है बुधवार। वास्तुशास्त्र में चकला बेलन की धातु के बारे में बताया गया है। वास्तु के अनुसार स्टील के चकला और बेलन दोनों सबसे अच्छे माने जाते हैं। हालांकि लकड़ी के चकला और बेलन को रोगी बताया गया है। क्यों जानते हैं? उसमें पानी रोज पड़ते पड़ते ना कहीं से फफूंद लग जाता है। लकड़ी में कहीं न कहीं से फफूंद लग जाता है, इसलिए लकड़ी जो है पानी को ज्यादा सोखता है, तेल को ज्यादा सोखता है, तो इसमें साफ सफाई की दिक्कत होती है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि एक बार आपका बेलन तो हो भी जाए लकड़ी का, लेकिन चौका तो भूल करके भी नहीं होना चाहिए लकड़ी का। और रोटी बनाने के बाद ऐसा ना करें कि रोटी बनाने वाली थाली में आपने बेलन गिरा दिया
और चकले को यथास्थान छोड़ करके आपने अपना काम शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। चकला और बेलन को धो पोंछ करके उसे सुव्यवस्थित जगह पर रख दीजिए। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों को रोग और धन की हानि नहीं हो सकती है। चकला बेलन को हमेशा सुखा करके रखिए। गीला चकला बेलन कभी भी ना रखिए। और रसोई में 3 चकले कभी नहीं रखना चाहिए, इससे घर में क्लेश का माहौल बनता है। सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छा आपको बताऊं, अगर आप पत्थर का चकला और पत्थर का बेलन इस्तेमाल करें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं इसकी सारी पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। लेकिन ये उन घर की महिलाएं करें जिनके हाथ से सामान नहीं गिरता है, और जो लापरवाह हैं, जिनकी सोच कहीं रहती है, काम कहीं, जिनके हाथ से दूध चूल्हे पर आए दिन गिरता है, चाय बनाते समय चाय गिरती है, तो ऐसी महिलाओं को अपने घर में पत्थर का चकला बेलन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो भी हाथ से छूटेगा, गिरेगा, टूटेगा, जो एक अशुभ संकेत देता है। तो किचन में रखा हुआ तवा, रोटी बनाने वाला तवा, कैसे मानहानि करा सकता है, कैसे रोग बढ़ा सकता है, कैसे गरीबी बढ़ा सकता है, और अगर गंदा तवा है तो कैसे ये आपको विपत्तियों में फंसा सकता है, इन सब विषयों पर मैं चर्चा करूंगा। आप हमारे साथ बने रहें। तो किचन में तवे को कैसे रखना चाहिए, तवे को कैसे साफ करना चाहिए, तवे पर कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए, इसके अलावा गंदा तवा आपको कौन कौन सी परेशानियां दे सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, तवे का क्या कनेक्शन है किस्मत के साथ? कहते हैं ना कि गरीब हो चाहे अमीर, होता सबके यहाँ लोहे का ही तवा है। गरीब हो या अमीर, होता सबके यहाँ लोहे का ही तवा है। एक ऐसी चीज है जो पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में एक जैसी यूज होती है। हाँ, कहीं कहीं अपवाद बस स्टील के भी तवे आज निकल चुके हैं, वो भी लोहे से ही संबंधित है। तो तवा अगर गंदा है और तवा अगर सही डायरेक्शन में नहीं रखा गया है तो राहु का अशुभ प्रभाव आपके घर के ऊपर दिखने लगेगा। कैसे आप जानेंगे कि राहु का प्रभाव खराब है? आप देखिए कि आपके घर में कितनी छिपकलियां हैं। अगर हैं तो राहु दोष शुरू हो चुका है। लाल चींटियां निकलती हैं, अगर हां तो राहु दोष शुरू हो चुका है। कोई सामान अगर आपके घर में आया है, ज्यादा यूज नहीं हुआ है, तभी अगर वो बार बार खराब हो रहा है, तब भी राहु दोषकारी है। कोशिश करने के बाद भी धन संचय नहीं हो रहा है, तब भी राहु दोष कारक है। तो ऐसे में मानहानि, रोग और दरिद्रता ये गंदा तवा बढ़ाता है। गंदे तवे पर कभी भी रोटी ना रखें। कुछ लोग करते क्या हैं, रोटी जब बना के तैयार हो गया तो उसी तवे पर रोटियां रख देते हैं एक जैसे, और ऊपर से किसी बर्तन से, किसी थाली से ढक देते हैं, और जब भोजन करने वाले आते हैं उसी में से निकाल करके देना शुरू करते हैं। नहीं, ये गलत है। अगर आपको रखना ही है तो रखिए बेशक, लेकिन उसे थाली में रखिए और थाली से ही ढकिए। ऐसा अगर आप नहीं मानते हैं और ऐसा करते हैं, तवे पर रोटी रख करके वहीं से वितरण की जाती है, तो ये रोग और दरिद्रता दोनों को बढ़ाने वाला है। गंदा तवा राहु के प्रकोप को बढ़ाता है। रात में रोटी पकाने के बाद हमेशा तवा धो करके ही रखना चाहिए। और जिन लोगों के तवे का पिछला हिस्सा जंग या मूर्छा जैसा लगा हुआ हो, या जिसकी पपड़ियां टूट रही हों, तब तो समझिएगा कि ये अनर्थ है। इसीलिए आगे से भी पीछे से भी तवा की सफाई होनी चाहिए। तवा हमेशा ऐसी जगह रहे जहां से वो सभी को दिखाई न दे। तवा कभी भी उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। भोजन बनाने के बाद कभी भी तवा गैस पर न छोड़ें। दूसरी बात, तवे पर गर्म पानी का छींटा ना मारें। अगर छींटा मारना है आपको तो दूध का छींटा मारें। तवा जब गर्म हो जाए तो उसके ऊपर थोड़ा सा दूध का छींटा मार करके तब उसके बाद में आप रोटी बनाना शुरू करें। और तवे पर पहली रोटी चाहे छोटी सी 2 सेंटीमीटर की बनाइएगा, वो रोटी आप चूल्हे में आग पर डालिएगा। पहले वो अग्निदेव के लिए, फिर दूसरी रोटी बनेगी गौ माता के लिए, उसके बाद फिर पारिवारिक सदस्यों के लिए, अंतिम रोटी कुत्ते के लिए भी बनेगी।
तवे पर कभी भी कोई जूठी सामग्री भूल करके भी नहीं रखना चाहिए और तवा कभी भी किसी धारदार हथियार से साफ नहीं करना चाहिए। कोई नुकीली चीज है और उससे आपका तवा गंदा हुआ है, उससे आप घिस कर साफ कर रहे हैं, ये शुभ संकेत नहीं है। इससे भी बहुत तनाव बढ़ता है, इस बात का ध्यान रखें। कोरोना काल में समय रहते ही किचन के अशुभ संकेतों को पहचान ले। किचन में किया गया मामूली सा सुधार आपको पैसा, सम्मान, शोहरत, सुख और खुशियां दे सकता है। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको किचन से जुड़े 10 उपाय बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं किचन में रखे चाकू की। चाकू किचन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आपको चाकू से जुड़ी किसी भी तरह की गलतियों से बचना है, वरना यही चाकू आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। चाकू की क्या है सही जगह, चाकू को किचन में किस तरह रखना चाहिए और चाकू को कहां भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, आइए जानते हैं चाकू का पूरा वास्तु। पंडित जी, चाकू का किस तरह से हमारी किस्मत से जुड़ाव है और क्या तरीका है, सही तरीका इसको इस्तेमाल करने का, सही तरीका इसको रखने का, इसके बारे में दर्शकों को बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है पूजा, मतलब लोग सोचते होंगे कि चाकू तो चाकू, उसको चाहे जहाँ रख दो। कुछ लोग उसको सब्जी की टोकरी में रख देते हैं और कुछ लोग उसको अपने उस पर जो उनका बेसमेंट होता है उसके ऊपर रख देते हैं और कुछ लोग अपने प्लेटफॉर्म पे रख देते हैं और चाकू ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ घर के सदस्य घूमते रहते हैं। अरे वो चाकू दिखी किसी को, चाकू दिखी? ऐसा नहीं होना चाहिए। चाकू रखने की पूजा एक निश्चित जगह होनी चाहिए। जब तक आप इस्तेमाल करें उसका तब तक इस्तेमाल करें। जब आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ऐसे निश्चित स्थान पे आप चाकू रखें जहां अंधेरे में भी आपको छूने पर चाकू मिल जाए, पहली बात। दूसरी बात, चाकू रसोई में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला औजार है। इसके बिना रसोई का सारा काम अधूरा है। लेकिन चाकू भी आपके घर की सुख समृद्धि वैभव की बर्बादी कर सकता है। रसोई या घर में कैंची, चाकू हमेशा ऐसा रखें जिससे उसका नुकीला भाग ऊपर की तरफ ना हो। मतलब चाकू जहां हम पकड़ते हैं उसको नीचे की तरफ और जहां से काटता है उसको ऊपर की तरफ, ऐसा कभी चाकू ना रखें। कुछ लोगों के डाइनिंग टेबल पर अगर ऐसा चाकू रखा हुआ है तो आज ही बदल देना चाहिए, उसका नुकीला हिस्सा नीचे की तरफ कर देना चाहिए। नुकीला हिस्सा बाहर रहने पर वातावरण में निगेटिविटी पैदा करता है, नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, जिससे वहां रहने वाले लोगों के चेहरे पर तनाव और खिंचाव की स्थिति दिखती है। सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को रोकने का भी काम ये उल्टी चाकू करती है। इससे परिवार के सदस्यों पर बैड इफेक्ट पड़ता है। रसोई में बहुत लोग ऐसे भी होते हैं ना कि कील लगा दिए हैं दीवार में और वहीं कैंची रखना है टांग दिए, चाकू रखना है तो उसको भी टांग दिए। तो ये भूल करके भी ऐसा ना करें। चाकू के नुकीले सिरे सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। दीवार पर कैंची या चाकू लटकाने से कंगाली आती है। घर के साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में कैंची या चाकू कभी भूल करके भी नहीं रखना चाहिए। इससे दुर्भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। दक्षिण पूर्व दिशा का तत्व अग्नि तत्व है और वहां लकड़ी की प्रधानता है, जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य खराब रहता है और धनहानि होती है। सब्जी काटने के बाद चाकू को हमेशा धो करके ही रखना चाहिए। और एक बात ध्यान रखें, टूटी हुई चाकू या खंडित चाकू इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसे शनिवार के दिन कूड़े में डालकर निकाल देना चाहिए। किचन में रखे हुए मसाले, अब ये आपकी जन्म कुंडली में किस तरह से ग्रहों को प्रभावित करते हैं, इस पर भी मैं आपके सामने अपने विचार रखूंगा। देखिए, किचन में रखा हुआ मसाला जो है सचमुच में, अरे और तो बात जाने दीजिए, अब इस समय कोरोना काल चल रहा है ना, कोरोना काल में एक बात बड़ी जबरदस्त और सच कही जा रही है कि यदि आप कोरोना से बचना चाहते हैं तो आप आधा चम्मच सेंधा नमक, आधा चम्मच हल्दी 1 कप बड़े पानी में उबालकर जब पानी हल्का सा गुनगुना रह जाए तो सुबह शाम उसी पानी से अपना गरारा कीजिए। जब आप गरारा करेंगे
तो वो पानी की कुछ बूंदें जब आपके श्वास नली में भोजन की नली में जाएंगी तो उससे क्या होगा, उससे जो कोरोना का वायरस है वो मर जाएगा। दूसरी बात, अब ये भी किचन की ही बात है, मसालों की, जैसे जावित्री, दालचीनी, ये तो मतलब कि किचन की ही चीज है ना। सेंधा नमक किचन की चीज है, हल्दी, गुड़, ये सब चीजें, अगर इन सब चीजों को, छोटी पिपली, काली मिर्च, ये सब चीजें डाल करके अगर आप काढ़ा बना करके और दिन भर में 2 बार पीते हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, भगवान तो नहीं हूं, लेकिन कोरोना आपको छू नहीं पाएगा। और अब अगर आप ये सोचते हो कि कोरोना एकदम खत्म हो जाएगा, तो देखिए अब इसके साथ हम लोगों को जीने की आदत डालनी होगी, हमें सावधान रहना होगा, हमें अपनी इम्यून पावर को बढ़ाना होगा। इसलिए मसाले भी हमारे जीवन के सुख दुख के कारण हैं, इसलिए ये विषय कहना हमारा जरूरी हो गया। तो मसालों का सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि ग्रहों से भी गहरा नाता है। ऐसे में कौन कौन से मसाले आपको सभी ग्रहों के शुभ फल दे सकते हैं, आपकी खराब सेहत को ठीक कर सकते हैं, आपके भाग्य को चमका सकते हैं, आइए इस बारे में जानते हैं। पंडित जी, किचन में रखे मसालों का भाग्य से क्या नाता होता है, ये बताइए। देखो, किचन में रखे हुए मसाले से नहीं, किचन में रखी हुई एक एक छोटी छोटी चीज जो है हमारे भाग्य को इफेक्ट करती है। और रसोई में रखे हुए मसाले भी आपके किस्मत के खराब ग्रहों को बदल सकते हैं। और आप जानते हैं सौंफ का संबंध जो है शुक्र और चंद्रमा से है। सौंफ को मिश्री के साथ खाने से चंद्रमा और शुक्र दोनों मजबूत होते हैं। ऐसे लोगों को ना तो पायरिया होती है, दांत की बीमारी, ना तो पायरिया होती है, और ना ऐसे लोगों के शरीर से पसीने की बदबू निकलती है, जो लोग सौंफ और गुड़ का भोजन के बाद सेवन करते हैं। सौंफ और गुड़ खाने से मंगल ग्रह का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। दालचीनी का संबंध मंगल ग्रह से और शुक्र ग्रह से है। काली मिर्च का नित्य सेवन करने से शनि मजबूत होते हैं। जव से सूर्य और बृहस्पति दोनों ग्रहों को बल मिलता है। हरी इलायची, हींग और अदरक, ये सब बुध ग्रह को प्रभावित करने वाली चीजें हैं। हींग का हर रोज सेवन करने से वात और पित्त जनित रोग समाप्त होता है, लेकिन हींग का उपयोग करना आना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हींग का उपयोग कर देते हैं कि उसमें इतनी तेजी आ जाती है कि उस चीज की सेवन में बड़ी दिक्कत महसूस होती है। तो हींग के सेवन करने की विधि आनी चाहिए और उसे किसी सुलझी हुई अपनी गार्जियन महिला से पूछ लेना चाहिए। इसमें कोई अपमान की बात नहीं है जानकारी करना। तो हींग से आप जानते हैं क्रोध भी नियंत्रित होता है। क्रोध का नियंत्रण जो है वो हींग से है। जल्दी से बृहस्पति ग्रह इससे मजबूत होता है। ऐसे में हर रोज रात में हल्दी वाला दूध पीजिए। जीरा राहु केतु का प्रतिनिधित्व करता है, और आप जानते हैं जीरा बहुत बड़ी औषधि है। जो काढ़ा आपको कहा बना के पीने के लिए, अगर उसमें भुने हुए जीरे का पाउडर भी थोड़ा सा मिला लिया जाए तो विश्वास रखिए संक्रामक बीमारियां बहुत बार दुनिया में आई होंगी। उसका नाम कोरोना नहीं रहा होगा, लेकिन संक्रामक बीमारियां बहुत बार आई होंगी। बहुत डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है, दिशा निर्देशों का पालन करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप डर गए तो निश्चित रूप से डरते ही आपका इम्यून पावर खत्म हो जाएगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाएगी। और जब रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी समाप्त होगी तो रोग आपके ऊपर हावी होगा। आप अपने मन को समझाइए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए कोरोना का कोई दंड हमको नहीं मिलना है। और ये जो मैं काढ़ा बता रहा हूं इसका आप सेवन करें, सुश्रुत संहिता में इसका वर्णन है, निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। बिना किसी दिन के क्या खाने से आपको नवग्रहों की असीम कृपा मिल सकती है, इस विषय पर भी चर्चा जारी रहेगी। बिल्कुल। तो क्या खाने से शनि देंगे शुभ फल, मंगल नहीं करेंगे अमंगल, और राहु केतु रहेंगे शांत, साथ ही सूर्य चंद्रमा बुध शुक्र और गुरु का भी मिलेगा साथ, कैसे, आइए जानते हैं। पंडित जी, अलग अलग ग्रहों की कृपा पाने के लिए किस दिन क्या खाना चाहिए, किन चीजों का सेवन करना चाहिए? देखिए, सूर्य को मजबूत करने के लिए सूर्य ग्रह हमारे जिंदगी में मजबूत तब होगा जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, जब हमें पिता की संपत्ति मिलेगी,
जब हमारे पिता की कृपा हमारे साथ रहेगी, तब सूर्य मजबूत होगा। तो सूर्य को मजबूत करने के लिए रविवार को गेहूं की रोटी और गुड़ का सेवन स्वयं करना चाहिए। अगर गर्मी है तो सत्तू का भी सेवन आप कर सकते हैं। और सोमवार को घर में खीर जरूर बननी चाहिए, और ये खीर देवी देवताओं के प्रसाद के रूप में भी रखी जानी चाहिए, और छोटी कन्या अगर हो तो उसे भी खिलाया जाना चाहिए। दूध से बनी हुई चीजें अगर सोमवार के दिन आप खाते हैं तो इससे चंद्रमा मजबूत होगा। मंगलवार को घर में मसूर की दाल बना करके जरूर खाएं, और खिचड़ी भी खा सकते हैं, जौ की रोटी भी खा सकते हैं। मंगलवार को और बुधवार को मूंग की दाल का हलवा बना करके उसका भोग देवी देवताओं को जरूर लगाना चाहिए। इससे मंगल को भी बल मिलेगा। और बुधवार के दिन हरी सब्जियां जरूर बनानी चाहिए। जो लोग साबुत मूंग छिलके वाली ये बना करके भोजन करते हैं, उनका भी बुध ग्रह अच्छा हो जाता है। बुध खराब किसका होता है? जिसके शरीर में चर्म रोग ज्यादा होता है। बुध खराब किसका होता है? जिसके मामा उसके दुश्मन बन जाए। बुध खराब किसका होता है? जिसके दोस्त सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी हो जाए। बुध खराब किसके होता है? जिसके मुंह से दुर्गंध निकलती हो। तो ये सब अगर आप बुरे प्रभावों से बचना चाहते हैं तो गुरुवार को घर में कढ़ी जरूर बनाइए, या फिर बेसन का हलवा बनाइए। चने की दाल और केला खाने से भी फायदा होगा। बृहस्पतिवार को आप चाहें तो चने की दाल बना करके और उसको अच्छे से फ्राई करके उसका उपयोग सप्ताह में एक दिन आप कर सकते हैं। शुक्र जब अशुभ स्थिति का फल दे तो शुक्रवार में चीनी मिला करके जरूर खाएं। शुक्र खराब फल क्या देगा? दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण होगा, बढ़िया कपड़ा बढ़िया भोजन नहीं मिलेगा, बढ़िया घर में रहने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होगा, अभाव में जिंदगी कटेगी, लोग आपको महत्व नहीं देंगे, आपको वैल्यू नहीं करेंगे। तो ऐसा अगर शनि भी कष्ट दे रहा है तो शनिवार को घर में काले चने जरूर बनाएं। और यदि आपके यहाँ काम करने वाले लोग जल्दी जल्दी छोड़कर चले जाते हैं और आप आए दिन लेबर के लिए परेशान रहते हैं, आए दिन कर्मचारियों के लिए परेशान रहते हैं, तो आपको चाहिए शनिवार के दिन काले चने भिगोकर उसका छौंक लगा करके काले चने बना लें और उसके साथ गर्मा गर्म जलेबी, ये सभी अपने कार्यकर्ताओं को आप इज्जत के साथ खिलाएं और स्वयं भी खाएं। इससे निश्चित रूप से आपके यहाँ काम करने वाले लोग टिकाऊ रहेंगे। उड़द की दाल, काली दाल की खिचड़ी, ये शनिवार के दिन प्रातःकाल जरूर खाना चाहिए। और शनिवार को सरसों के तेल में सब्जियां पकाकर खाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। राहु केतु का अगर आपके ऊपर कष्ट है तो उड़द, तिल और सरसों का सेवन आपको करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। किसी भी कुपित ग्रह से दूर रहने के लिए और उनके बुरे प्रभावों से बचने के लिए आपको किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, साथ ही ग्रहों को बल देने के लिए राशिनुसार क्या ना खाएं, आइए इस बारे में जानते हैं। पंडित जी, आपने ये तो बता दिया कि ग्रहों से शुभ फल पाने के लिए किन चीजों का हमें सेवन करना है, लेकिन ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए किन चीजों का सेवन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इस बारे में बताइए। ठीक बात है। देखिए, किसी का सूर्य कुपित हो या नीच राशि का हो और बुरे परिणाम दे रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को नमक का सेवन कम करना चाहिए, लेकिन नमक का सेवन कम करना चाहिए। और अगर रविवार के दिन नमक छोड़ रहे हैं तो ये सोने पर सुहागा होगा। सूर्य अगर कुंडली में 11वें भाव में हो और ऐसा व्यक्ति मांसाहार का उपयोग करे तो संतान को कष्ट मिलता है। सूर्य को मजबूत करने के लिए तली हुई चीजों का सेवन कम से कम करना चाहिए। चंद्रमा अगर आपकी जन्म कुंडली में दूषित है तो भूल करके भी किसी प्रकार के मांसाहार का सेवन न करें। चंद्रमा शरीर में जल तत्व की कमी को पूरा करता है, ऐसे में ज्यादा पानी पिएं, ठंडी वस्तुओं का सेवन ना करें, चावल कम खाएं। ऐसे लोगों को ही
थायराइड की बीमारी होती है। थायराइड के जितने भी पेशेंट हैं उन्हें बताना चाहूंगा कि सूर्यास्त के बाद आपको भूल करके भी कोई ठंडी चीज नहीं खानी चाहिए। ऐसी चीजें ना खाएं जिसमें मैथोल हो। जन्म कुंडली में वृषभ, कर्क, तुला, धनु, मकर, कुंभ का चंद्रमा हो तो रात को दूध नहीं पीना चाहिए। या कोई लग्न हो, दसम भाव में यदि आपके चंद्रमा हो तो आपको रात में दूध नहीं पीना चाहिए। जिन लोगों का मंगल कुपित होता है उनको रात में जल्द भोजन करना चाहिए। वैसे तो सभी को अगर संभव है तो 8 बजे रात तक भोजन कर लेना चाहिए। जब आप 8 बजे तक भोजन कर लेंगे तो 9-10 बजे तक सो करके और आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाएंगे। लेकिन यदि आप साधना में हैं, साधना का मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी सरस्वती की साधना है, तो आपके लिए कोई समय का बाउंडेशन नहीं है। आप जब तक पढ़ना चाहें पूरी रात पढ़ें। जब फिर आप उठेंगे तो जब आप उठेंगे तो उसी समय सूरज उदय मान करके और अपने नित्य क्रिया को करें। क्योंकि देवी देवताओं की साधना में जितना आदमी परिश्रम करता है उससे कम मेहनत सरस्वती की साधना में नहीं होता है। बहुत सरस्वती की साधना बहुत कठिन और दुष्कर है। जो विद्यार्थी ऐसा करते हैं उनके ऊपर कोई कानून नहीं लागू होता है, बल्कि वो एक समय के अनुसार जैसे जो भी करते हैं वो ठीक है। रात में हल्का भोजन करना चाहिए। जिन लोगों का मंगल थोड़ा सा भी कुपित होता है उनको ज्यादा देर तक धूप में बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। और मंगल अगर कमजोर हो तो तेज मसालों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। बुध अगर कुपित हो तो कभी भी तनाव या जल्दबाजी में भोजन ना करें। बुध खराब हो तो दालों का सेवन कम से कम करें। कच्ची सब्जी ना खाएं, कांच के बर्तन में भोजन ना करें और पानी भी ना पिएं। तेज नमक या पैक्ड फूड भी आपको नहीं खाना चाहिए। तो अगर शनि, राहु, केतु आपको अशुभ फल दे रहे हैं या फिर गुरु और शुक्र ग्रह कुपित होकर आपको अनिष्ट कर रहे हैं तो ऐसे में आपको कौन सी चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आइए इस बारे में भी जान लेते हैं। पंडित जी बताएं इस बारे में। देखिए, हर चीज हर आदमी के लिए लाभकारी नहीं होती है। हर चीज हर आदमी के लिए लाभकारी नहीं होती है। इस संसार की 7 अरब आबादी है, 7 अरब लोगों का 7 अरब दिमाग है और सबके अपने अपने टेस्ट अलग हैं। तो जिन लोगों का बृहस्पति खराब होता है, वो मकर राशि में है या फिर अस्त हुआ पड़ा है, तो ऐसे लोगों को साधु संतों की तरह भोजन करना चाहिए। मतलब एकदम सात्विक, पूर्ण रूपेण, जो किसी प्रकार की हिंसा के द्वारा न प्राप्त किया हुआ हो, जो मेहनत और परिश्रम के धन से व्यवस्थित किया गया हो, ऐसा भोजन साधु संतों का भोजन, सात्विक भोजन कहलाता है। हमेशा अपनी भूख से कम भोजन करें। अगर आप अपने पेट का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं तो ये बड़े शर्म की बात है। आप जितना भोजन कर सकते हैं उसमें 25% भोजन आप ना करें। एक कहावत है, कम खाए न मरे न मोटाए। अगर आप कम खाना खाओगे तो ना तो जल्दी बीमारी होगी, ना तो मरोगे और ना तो बहुत मोटे होगे। जिन लोगों का शुक्र कुपित होता है उनको ठंडी और मीठी चीजें कम खानी चाहिए। और शराब का सेवन तो बिल्कुल भूल करके भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी आप 10 मिनट के लिए शराब जब पीते हैं तो भिखारियों जैसी स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए बिल्कुल शुक्रवार के दिन तो इसका सेवन नहीं ही करना चाहिए। और यदि शनि का बैड इफेक्ट आपके जीवन पर पड़ रहा है तो भाई भूल करके भी आपको अल्कोहल, शराब का सेवन और मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसी भोजन न करें। तामसी भोजन क्या है? तामसी भोजन उसे कहते हैं जिस भोजन को 2 घंटे से ज्यादा पहले से बनाया जा चुका है। यातयामम, गत रसम, ऐसा फल जिसका रस सूख गया हो। पूर्ति, पौ में इति प्रत्यय लगा हुआ है, मतलब प्रकृति द्वारा दुर्गंधित। प्रकृति द्वारा क्या दुर्गंधित है? लहसुन और प्याज। वो पैदा होते ही बदबू करता रहता है। यातयामम गतरसम पूत परयुषितम चयत उच्छिष्टम चामेध्यम भोजन हतापशक्रिय। और किसी का जूठा, ये उच्छिष्ट कहते हैं इसको,
किसी का झूठा भोजन करने से भी तामसिक वृत्तियां बढ़ती हैं और तामसिक वृत्ति में आलस्य, निद्रा और प्रमाद होता है। तो राहु की दशा में मछली का सेवन नहीं करें। राहु खटाई और मिठाई इनका सेवन करने से अशुभ फल देता है। केतु की दशा हो तो बीज वाली सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए, उड़द की दाल भी नहीं खानी चाहिए और केतु की शुभता के लिए सादा भोजन खाएं और जमीन के नीचे उगने वाली चीजों का सेवन बिल्कुल करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं किचन से जुड़े उन नियमों की जिसकी अनदेखी आप अक्सर करते हैं, लेकिन आप उन बातों की इंपॉर्टेंस को नहीं जानते हैं। क्या है किचन से जुड़े वो नियम, आइए जानते हैं इस बारे में। पंडित जी, किचन से जुड़े वो कौन से नियम है जिनकी अनदेखी करना हम पर भारी पड़ सकता है? देखिए, ऐसा है कि रसोई घर में किचन में एक स्टैंड होता है कुछ लोगों का, तो किचन स्टैंड के ऊपर आप सुंदर फल और सब्जियों के चित्र लगा सकते हैं और अगर इसे पश्चिम वाली दीवार पर लगाएं तो उत्तम होगा। दूसरी बात, अगर घर की ऊंचाई आपके फर्श से फ्लोर की ऊंचाई 10.5 फीट के ऊपर है तो आप अपने पूरब की दीवार पर एक सुंदर सा मां अन्नपूर्णा का प्यारा सा चित्र आपको लगा देना चाहिए और एक चंदन की जो रेडीमेड माला आती है उसको सदा सर्वदा के ऊपर उनको चढ़ा देनी चाहिए। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य में देहि भिक्षाम देहि च पार्वती। अन्नपूर्णा की कृपा हो जाए तो सारी दरिद्रता अपने आप भाग जाएगी। और कीड़े मकोड़े अगर किचन में घूम रहे हैं, फिर कह रहा हूं, तो सावधान हो जाइए। रसोई की तुरंत सफाई करवाइए और अगर बार बार चींटियां दिख रही हैं, बार बार कॉकरोच दिख रहे हैं तो उसका ठीक से पेस्ट कंट्रोल करवाइए। उस अग्नि और अगर आप भोजन के लिए भोजन बनाने जा रहे हैं तो पहली रोटी जो बने उसको आग के ही हवाले करना चाहिए। इदम अग्निदेवाय न मम, अग्निदेव के लिए है, उसे अग्निदेव को अर्पित करें। और अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार जो होता है वो अग्निदेव का ही होता है। अच्छा, भोजन की थाली को हमेशा किसी बर्तन या चटाई या चौके पर या टेबल पर सम्मान के साथ रखना चाहिए, इज्जत के साथ रखना चाहिए। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से पकड़ करके किसी को भोजन नहीं परोसना चाहिए। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि को प्राप्त होता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ भी नहीं धोना चाहिए, हाथ उठ करके ही धोना चाहिए। तो थाली में कभी जूठन या जूठन जैसी चीज आप छोड़ करके न उठें। हम ये नहीं कहते हैं कि आप चाहे बीमार पड़ जाएं, चाहे मर जाएं, लेकिन थाली समाप्त ही कीजिए। ऐसा अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उस दिन सबक लीजिए कि आगे से जो मैं भोजन कर सकूंगा उतना ही अपने पास रखूंगा, नहीं तो उसके पहले उसे निकलवा दूंगा। तो थाली में कभी जूठन मत छोड़िए। थाली को कभी किचन स्टैंड या पलंग या टेबल के नीचे या ऊपर न रखें। रात में भोजन के जूठे बर्तन सिंक में बिल्कुल न रखें। कुछ लोग क्या करते हैं, सिंक में सारे बर्तन रात के रखे रहते हैं और जब फिर सुबह होता है उनकी काम वाली आती है या खुद मतलब कि वो जब समय पाते हैं तब बर्तनों को धोते हैं। तो रात भर में वो जो निगेटिविटी आपके पूरे किचन में बनी हुई है, उस निगेटिविटी से आप बच पाएंगे क्या? तो ऐसे में जब सभी लोग भोजन कर लें तो आपको 10 मिनट किचन में खड़े होकर के किचन की सफाई और किचन के बर्तनों को धुल करके रखना चाहिए। भोजन करते समय आपको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए और रात के समय किन चीजों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, आइए इस बारे में भी जान लेते हैं। पंडित जी, किचन से जुड़े तमाम नियम आपने बता दिए, अब जाते जाते दर्शकों को भोजन से जुड़े नियम भी बता दीजिए। हाँ, देखिए, भोजन से अगर आप बचपन में भोजन कभी दक्षिण मुंह करके बैठे होंगे तो आपके घर वाले कहेंगे दक्षिण मुंह करके भोजन ना करो, पिता की आयु कम होती है। ऐसी मान्यता है ना, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। तो भोजन करने से पहले देवी देवताओं का आवाहन करें। गीता में भी लिखा है कि जो भी भोजन के निमित्त वस्तु है वह ब्रह्म को ही अर्पित है। ब्रह्म तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम।
तो कहने का मतलब कि भगवान का, श्री हरि विष्णु का मन में ध्यान करिए और उनसे कहिए कि हे भगवान, ये जो कुछ भी नैवेद्य हमारे पास उपलब्ध है इसे आप स्वीकार करें और ये आपका प्रसाद हो जाए, हमारे मन मस्तिष्क को सुचारू रूप से गतिशील बनाए। ये प्रसाद मैं आपका जब सेवन करूं। भोजन करते समय ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए और भोजन करते समय क्रोध तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, भोजन करते समय कुछ लोग क्रोध करते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं भी करता था क्रोध भोजन करते समय, लेकिन एक बार मैं क्रोध कर रहा था और मेरे पिताजी वहीं पर खड़े थे। उन्होंने कहा, सुरेश, ये स्वाद और विवाद, इन दोनों चीज़ों से अपने को अगर अलग रख लो तो बेटा सुखी रहोगे। उसके बाद से मैं अब कभी नहीं कहता हूँ कि नमक कम है कि ज़्यादा, तेल ज़्यादा है कि कम है। स्वाद और विवाद, सचमुच में अगर ये दो चीज़ों पर हम अपना पकड़ बना लें तो जिंदगी के काफ़ी काम आसान हो जाते हैं। इसलिए स्वाद और विवाद से बचना है। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से भी लक्ष्मी का निरादर होता है। समृद्धि चाहने वालों को और जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट है उनको इन सभी चीज़ों का सेवन रात में नहीं करना चाहिए। भोजन हमेशा पूर्व या उत्तर की तरह ही मुंह करके करना चाहिए। राहु की शांति के लिए रसोई में बैठ करके आप भोजन कर सकते हैं। जूते पहन करके कभी भोजन नहीं करना चाहिए। हफ्ते में एक बार गुरुवार को छोड़कर रसोई की सफाई जरूर करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो कालचक्र के सभी दर्शकों से हम ये अपील करना चाहेंगे कि अगर आप जागरूक, सेफ और स्वस्थ रहेंगे तो समाज और देश हर संकट से पार पालेगा। ऐसे में कोरोना काल में घर बैठे ही सारे उपाय करें और बने रहे कालचक्र के साथ हर रोज 8:50 पर। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और फिलहाल कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।